तो ये जो आपका सेट 1 है ये आपका काफी हार्ड है, जो आपकी क्लास 10th में क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं पर भी नहीं है, बस उस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस बार आप मैथ की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, पेपर हार्ड आने के पूरे चांसेस हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का जो आपका 2026 का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 1 है, इसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्योंकि इस बार आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है और उत्तराखंड बोर्ड वालों ने 2 सेट्स आपके अपलोड किए हैं। तो ये सोल्यूशन वीडियो सेट 1 की है, और अगर आप जानना चाहते हो कि क्लास 10th में जो आपके पेपर पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, और साथ में मैंने आपको बता भी रखा है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि अब आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। और यहाँ पर जो मैं आपको मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 का सोल्यूशन करा रहा हूँ, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस सैंपल पेपर को मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 के सोल्यूशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि अगर आप मैथ या फिर किसी और सब्जेक्ट के 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो सबकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। आप देखते हैं हम इस सैंपल पेपर को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्लास 10th वालों का 2026 का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 1 है, और अब इसमें हमारे टोटल 23 क्वेश्चन है, और जो हमारे पहले 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आते थे अब वो हमारे 6 नंबर के हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, आप यहाँ से हाथों हाथ सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट करते रहना। अब ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि x बराबर -3 द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में k - 2 इंटू में x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है, तो यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं द्विघात समीकरण दे रखी है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में k - 2 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0, और यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो मैं x बराबर -3 दे रखा है इसको हम इस समीकरण में रख देंगे, और जो भी हमारा k का मान आएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर -3 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में k - 2 और इंटू में यहाँ पर हमारे पास -3 है ही प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस ब्रैकेट में k - 2 और इंटू में यहाँ पर हमारे पास -3 चल ही रहा है प्लस 9 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पर -3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 और 9 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 18 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 के और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास 18 और यहाँ पर हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 24, और ये हमारे पास माइनस का था, इसको हम क्या कर देंगे दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, क्योंकि यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24/3 बराबर होगा k। 3 से हम यहाँ पर 24 को काट देंगे 8 बार, तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और हमें यहाँ पर k की वैल्यू ही निकालनी थी। अब ये जो मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें मैं 8 दे रखा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में कर नहीं आनी है, एग्जाम में खाली आपको सही ऑप्शन लिख करके आना है। ये कैलकुलेशन आप रफ कर देख लेना। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं x और y, और यहाँ पर हमें x बराबर वैल्यू दे रखी है और y बराबर वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि जहां पर m और n क्या है हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पर हमें x और y का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो लिखा है लघुत्तम समापवर्तीय, अब ऐसे आप नहीं समझोगे कि हमसे क्या पूछ रखा है, तो इसके लिए यहाँ पर जो मैं दे रखा है इंग्लिश वाले क्वेश्चन में एलसीएम, यानी कि यहाँ पर जो मैं x वाली संख्या दे रखी है और y वाली संख्या दे रखी है, इनका हमें यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब आपका पेपर हार्ड बनता है तो आपको दी तो आसानी चीजें जाती है, लेकिन बदल करके पूछ रखी होती है। तो ये जो आपका सेट 1 है ये आपका काफी हार्ड है, जो आपकी क्लास 10th में क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं पर भी नहीं है, बस उस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस बार आप मैथ की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, पेपर हार्ड आने के पूरे चांसेस हैं। बस अगर आपको पैटर्न पता होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें x बराबर दे रखा है m की क्यूब और n की 4, तो इसको हम गुणनफल के रूप
में लिख लेंगे। 3 बार यहाँ पर m लिख देंगे और 4 बार यहाँ पर n लिख देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर y बराबर दे रखा है m की पावर 5 और n की पावर 2, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम m को 5 बार लिख देंगे और n को 2 बार लिख देंगे। अब क्वेश्चन में जब भी हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ को निकालते हैं, तो पहले हम यहाँ पर एचसीएफ को निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या हमारे पास कॉमन आएंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर 3m है और नीचे से भी हमारे पास 3m कॉमन आ जाएंगे। ऊपर हमारे पास 2n है और नीचे भी हमारे पास 2n है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन आ जाएंगे। तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो m है हमारे पास 3 बार, उसको लिख दिया, m की पावर 3 गुणा n कितनी बार है, 2 बार, तो इनटू में आ जाएगा n की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो भी हमारे पास सबसे पहले एलसीएम आया होता है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जो संख्या हमारी बची होंगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर हमारे पास 2n बचे हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पर n स्क्वायर और नीचे हमारे पास 2m बचे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर। अब इनके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और घाते जुड़ जाएंगी। m की पावर है 3 और m की पावर है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा m की पावर 5। ऐसे ही n स्क्वायर है, यहाँ पर भी n स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा n की पावर 4। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आ चुका है, m की पावर 5 इंटू n की पावर 4। ये हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि आता है जो हमारा चौथा वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके हर साल आते रहते हैं। इस बार थोड़े कठिन आएंगे लेकिन ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कितना आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको जो पैटर्न पता है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, हमें यहाँ पर दो बिंदु दे रखा है 3,-2 और दूसरा बिंदु दे रखा है 7,-6। यहाँ पर हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने की क्या होंगे, और यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, 2 मिनट में यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो पहले यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक रेखाखंड हो गया, इसका ए पॉइंट हो गया हमारे पास, जो मैं पहला निर्देशांक दे रखा है 3,-2, और ये हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट हो गया जिसमें हमें निर्देशांक दे रखा है -7,-6। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ पर बताने हैं। तो इसको हम मान लेंगे P और इसके निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास x, y, और इसको मान लेंगे हम x1, y1, x2 और y2। अब यहाँ पर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला क्या फॉर्मूला था उसको भी आप यहाँ से नोट कर ले। वो था हमारे पास x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे हमारे पास फॉर्मूला होता है y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ से हम इनके मानों को यहाँ पर रख देंगे। तो x1 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा -7 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम 3 में 7 घटा देंगे, माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 अपॉन 2। 2 से हम यहाँ पर 4 काट देंगे 2 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -2। ऐसे हम यहाँ पर y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, -2 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास -6, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -6 अपॉन 2। यहाँ पर -6 और -2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास -8 अपॉन 2। 2 से हम यहाँ पर 8 को काट देंगे 4 बार, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। यानी कि x y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, -2, -4। ये हो जाएंगे हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देख लेंगे कि ये हमें यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रखा है। ये दे रखा है हमें पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ से नोट कर ले। इस तरीके के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 90 अंश के केंद्रीय कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप है। अब यहाँ पर जो हमसे परिमाप पूछ रखा है, ये मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर शायद हमारा परिमाप नहीं होगा, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दे रखे हैं उसमें दे रखा है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमारा क्षेत्रफल ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 28 सेंटीमीटर, कोण हमें दे रखा है 90 डिग्री, और यहाँ पर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारे पास होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को रख देंगे। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90/360 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और यहाँ पर आर स्क्वायर, तो 28 को हम यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। कैसे काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 9 चौक हो जाएगा यहाँ पर 36, 7 से हम यहाँ पर 28 को काट देंगे 4 बार, और 4 से हम यहाँ पर 4 को काट देंगे, 22 के हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सेकंड वाले ऑप्शन में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल ही पूछ रखा होगा। ये आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि 10 संख्याओं का हमें माध्य दे रखा है यहाँ पर 20, तो इन संख्याओं का हमें योग बताना है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है, तो कुछ नहीं करेंगे, करने का जो तरीका है उसी को हम अपने दिमाग में रखेंगे और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 10, उसको लिख लिया। माध्य कितना दे रखा है, 20, उसको लिख लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर संख्याओं का योग ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग
अपॉन कुल संख्या, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि संख्याओं का योग बराबर होगा माध्य इंटू कुल संख्या के। माध्य में क्वेश्चन में दे रखा है 20 और कुल संख्या में क्वेश्चन में दे रखी है 10, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200, यानी कि जो हमसे संख्या का योग पूछ रखा है वो कितना हो जाएगा 200, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी सवाल का पैटर्न नहीं पता होगा तो आपको पेपर बहुत हार्ड लगेगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें हमें दे रखे हैं वो सारे पैटर्न पर आधारित हैं, आपकी किताब में से नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको चित्र बनाकर समझा देता हूँ। ये हमारे पास कोई एक वृत्त है और ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा हमारी किसी भी साइड में हो सकती है, यहाँ पर हमने मान लिया है। और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारे पास स्पर्श रेखा होती है ये हमारी त्रिज्या पर क्या होती है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा केंद्र है और ये हो गई हमारे पास त्रिज्या। तो ये जो हमारे पास त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसके सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है लंबवत, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग का आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जिसने दिमाग का यूज कर लिया उसके नंबर इसमें पक्का पूरे आएंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पर हमें इसका विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो मैं यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है इससे हम यहाँ पर a b c की वैल्यू को निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में रखकर और यहाँ से हम d की वैल्यू को निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारे पास मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर a b और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। अब कुछ नहीं करेंगे, इन वैल्यूज को उठाकर इसमें रख देंगे। b की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारे पास -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारे पास 2 और c की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16 माइनस 4 या 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि जो हमारे पास विविक्तर होगा वो कितना होगा -8। यहाँ पर हम देख लेंगे चौथे वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर -8 दे रखा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट भी होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि मूल बिंदु और बिंदु 9,-3 की हमें यहाँ पर दूरी बतानी है। तो इसको भी मैं यहाँ पर डायग्राम समझा देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक 0,0, ये हमारा मूल बिंदु है और इसी से थोड़ी दूरी पर हमारा एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 9,-3। तो अब हमें यहाँ पर इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है, जिसको हम यहाँ पर मान लेंगे d और दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इनको मान लेंगे x1 y1 x2 और y2 और इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे और सिंपल यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर d बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 90। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10, लिखा भी हमारा वही है, फिर इसको हम फिर से चेंज कर लेंगे, 9 को लिख लेंगे 3 गुणा 10। तो ये जो हमारे पास 3 गुणा 3 है इसमें से हमारा एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10। दोनों पॉइंटों की दूरी है वो कितनी आ चुकी है 3 अंडर रूट 10। अब यहाँ पर हम देख लेंगे पहले वाले ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक बेलनाकार ड्रम का में व्यास दे रखा है 1.4 मीटर और यहाँ पर हमें ऊंचाई भी दे रखी है 2.1 मीटर और यहाँ पर हमें इसमें कितना पानी आ सकता है वो मैं यहाँ पर बताना है। कोई अगर ड्रम है तो ड्रम के आयतन के बराबर इसमें पानी आ सकता है, तो यहाँ पर हमें ड्रम का आयतन निकालना पड़ेगा जो कि हमारा कैसा है बेलनाकार, यानी कि यहाँ पर हमें बेलन का आयतन पता होना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है v बराबर होता है पाई r स्क्वायर h के। तो हमें आयतन निकालने के लिए r की और h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है। तो ये जो हमें व्यास दे रखा है इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास दे रखा है हमें यहाँ पर 1.4 मीटर, तो यहाँ से हम त्रिज्या को निकाल लेते हैं d/2 कर यानी कि 1.4/2 काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.7 मीटर और यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू कितनी है 2.1 मीटर। अब सभी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं और पाई की वैल्यू भी हम यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे 22/7 गुणा r स्क्वायर हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर गुणा 2.1। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को ही गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 22/7 है गुणा यहाँ पर हमारे पास चला है 0.49 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 2.1। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से हम यहाँ पर 0.49 को काट देंगे 0.07 बार और इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन हमारे पास कितना आ जाएगा 3.234 मीटर की क्यूब जो कि हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएंगे 6 नंबर में, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कम आते हैं, लॉन्ग में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है, जिसमें हमें यहाँ पर सारवांतर दे रखा है इसका 5 और यहाँ पर हमें A18 माइनस A13 इसका हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखते ही घबरा गए होंगे कि हमारा ये क्या क्वेश्चन है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें सारवांतर डी दे रखा है 5 उसको नोट कर लेंगे। अब ये हमारा n पद का फॉर्मूला होता है, an बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पर 18वां और 13वां पद निकालना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक बार n बराबर 18 रख देंगे और एक बार n बराबर 13 रख देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर पद आ जाएंगे a प्लस 17d और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 12d और दोनों को हम यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, जिसका हमें यहाँ पर मान निकालना था। पहले a18 की वैल्यू को रख देंगे a प्लस 17d माइनस, फिर हम यहाँ पर a13 की वैल्यू को रख देंगे a प्लस 12d की। माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस का है और यहाँ पर माइनस का, ये हमारे कट जाएंगे। 17d में से हम यहाँ पर 12d घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5d और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर d की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 गुणा 5 यानी कि a18 माइनस a13 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 25, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर दे रखा है 25 यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 25। बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देखते ही समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है 11, 8, 5 और ऐसे ही हमारी श्रेणी चलती रहेगी। अंतिम पद दे रखा है इसका माइनस के 55। तो हमें यहाँ पर अंतिम पद से प्रथम पद की और 5वां पद ज्ञात करना है। इस तरीके का आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, लेकिन उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये हमारी बुक का क्वेश्चन नहीं है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम यहाँ पर इस श्रेणी में कितने पद है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद दे रखा है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 11, तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। अब यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद भी दे रखा है 55, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे एल बराबर होगा ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। सभी की वैल्यू को यहाँ पर रखकर यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 23। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपको आती होगी, कुछ नहीं करा है, सिंपल कैलकुलेशन करिए। बस यहाँ पर हम किसी भी तरीके से एन की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है कि ये जो हमारे पास श्रेणी है इसमें हमारे टोटल है 23 पद। तो अब हमें यहाँ पर अंतिम पद से प्रथम पद की और 5वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम पद हो गया यहाँ पर हमारे पास 23, 22, 21, 20, 19, यानी कि जो हमारे पास अंतिम पद से प्रथम पद की और 5वां पद क्या होगा 19वां पद होगा। यानी कि यहाँ पर हमें 19वां पद ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे और n बराबर रख देंगे 19। सिंपल यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है, आप यहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद में n बराबर रख दिया 19। सिंपल कैलकुलेशन करिए तो सिंपल a19 बराबर आ जाएगा 11 माइनस 54। 54 में से हम यहाँ पर 11 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 43। यानी कि ये जो मैं श्रेणी दे रखी है इस श्रेणी में अंतिम पद से प्रथम पद की और 5वां पद क्या होगा हमारे पास माइनस के 43, जो कि हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, दिमाग का यूज करें, आराम से आप इनको कर देंगे। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके बाहर से आए हुए हैं, जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर बोला रखा है दिए गए चित्र में पी क्यू और पी आर एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पर हमें पी क्यू बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें एक कोण भी दे रखा है, कोण आर पी क्यू बराबर दे रखा है 60 डिग्री का और यहाँ पर हमें क्यू आर की लंबाई को ज्ञात करना है। ये जो हमारे पास चित्र में जीवा है क्यू आर, इसकी लंबाई को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होंगी हमारे पास बराबर होती हैं। तो पी क्यू बराबर होगा पी आर के, वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। और पी क्यू बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास पी आर वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेखा पी आर है उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर जो पी क्यू आर है इसको एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लेंगे, यानी कि जो इसका प्रत्येक कोण होगा वो क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री का होगा। तो उसी को हम यहाँ पर पहले प्रूव करेंगे और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हमारे पास बराबर है पी क्यू और पी आर। तो जो हमारे पास भुजा बराबर है तो जो उसके संगत कोण होंगे यानी कि क्यू और आर जो होंगे ये भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू के। क्यों होगा उसका कारण भी लिख दिया है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास 180 होता है। तो दो कोण आपस में बराबर है और एक कोण है यहाँ पर हमारे पास 60। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 प्लस 2 कोण पी क्यू आर। ऐसा हमने इसलिए लिखा है दोनों कोण आपस में बराबर है। अगर हम यहाँ पर क्यू को लिखेंगे या फिर आर को लिखेंगे उसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, उसमें रख देंगे बराबर 180। तो यहाँ पर 2 पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 तो हो जाएगा 120। तो कोण पी क्यू आर भी कितना आ चुका है 60, यानी कि क्यू वाला भी 60 आ गया और ये दोनों आपस में बराबर है। तो आर वाला कोण भी कितना हो जाएगा 60। तो तीनों यहाँ पर हमारे 60 डिग्री के आ चुके हैं, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर कैसा होगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगा, जिसमें हमारे पास तीनों कोण क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं और जो हमारे पास तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि पी क्यू बराबर होगा पी आर के और बराबर होगा क्यू आर के। तो इन दोनों की लंबाई थी हमारे पास 7, तो क्यू आर की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्यू आर की वैल्यू ज्ञात करनी थी जो हमारी जीवा थी। तो जीवा क्यू आर की लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर हमें यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर 26 और 91 के टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और यहाँ पर आ जाएगा 91। तो यहाँ पर 26 के हम यहाँ पर टुकड़े कर देंगे, इसको हम यहाँ पर 2 से काट देंगे
2 ही कम 2 और 2 तिया 6। अब यह हमारा 13 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 26 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 13। ऐसे हम यहाँ पर 91 को भी काट देंगे और ये हमारा कटेगा 7 से। 7 ही कम 7 और यहाँ पर हमारे पास बचा 2, तो यहाँ हो जाएगा 21, 7 या 21। अब ये हमारा 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, तो यहाँ पर हमारे पास 91 के गुणनखंड भी आ जाएंगे 7 गुणा 13। और एचसीएफ निकालने के लिए जो हमारे पास कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ चुका है हमारे पास 13, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो इनको भी आप जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें एक आकृति दे रखी है और कोण CAB बराबर दे रखा है हमें 90 डिग्री, और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि AD लंबा है BC पर, और AC बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, और AB बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 1 मीटर, ये मीटर में ध्यान रखना, और BD बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 96.08 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें AD की लंबाई को ज्ञात करना है। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास AD है इसकी लंबाई को हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये जो हमारे पास बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बनना है BAC, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर यहाँ से हम BC की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 103.08, क्योंकि हमें यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है, और इसे भी हम यहाँ पर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमारे पास BC की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो AD है वो लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो हम यहाँ पर जो त्रिभुज है ABD इसको एक समकोण त्रिभुज मानकर यहाँ पर भी हम एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और यहाँ पर हमें AD की वैल्यू को निकालना है। तो AD को हम एक साइड में ले जाएंगे, और जो हमारे पास दो वैल्यू होंगी AB और BD जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, उन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे और सिंपल सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो AD की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 27.72 सेंटीमीटर, क्योंकि सही वैल्यू यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में ही दे रखी है, और वो भी लगभग में होगी, क्योंकि जो हम अंडर रूट निकालते हैं जो वैल्यू आती है वो हमारी लगभग में ही आती है, क्योंकि वो हमारी पॉइंटों में चलती रहती है। तो AD की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी 27.72 सेंटीमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आपका एक नंबर में नहीं आएगा। आप इसको शॉर्ट कर कराना, सीधे यहां से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, इतना कुछ आप मत करना इसमें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें यहाँ पर दो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले वाले में हमें अभिकथन दे रखा है, यदि हम एक ही त्रिज्या के दो अर्धगोलों को उनके आधारों को जोड़ते हैं तो हमें एक गोला मिलता है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो अभिकथन है हमारा सही है या नहीं है। ये हमारे पास एक ही त्रिज्या के दो अर्धगोले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों अर्धगोलों को जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें एक गोला प्राप्त होता है, यानी कि अभिकथन हमारा सही है। और ये जो मैं यहाँ पर कारण दे रखा है कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 4πr², यानी कि अभिकथन सही है और कारण हमारा गलत है। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है जिसमें हमें दे रखा है अभिकथन सही है और कारण गलत है, वो ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्यों होगा वो कारण मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में हमें अभिकथन दे रखा है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यही मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था। और ये जो हमारा अभिकथन है ये हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर जो हमें कारण दे रखा है ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसमें हमसे बोल रखा है कि इन स्पर्श रेखाओं के बीच का यहाँ पर जो हमें कोण दे रखा है केंद्र व बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। यहाँ पर हमें कारण गलत दे रखा है। ये क्या होता है, आपस में हमारे समपूरक होते हैं, यानी कि कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर हमारे पास 180 होता है। तो इसमें भी हमारा तीसरा वाला पॉइंट सही हो जाएगा कि अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो इन दोनों को ही आप यहाँ से नोट कर लेना। एग्जाम में खाली आपको ऑप्शन लिख करके आने हैं, कारण नहीं लिख करके आने हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ आएगा, यहाँ पर ये अलग दे रखा है सेट 1 में। अब ये हमारे साथ 7वां क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है 52 ताश के पत्तों की अच्छी तरह से फटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता या तो लाल रंग का है या फिर हमारा फेस कार्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी रिपीट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट होता है, आते जरूर है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको इसके सोल्यूशन में समझा देता हूँ। तो हमारे पास कुल पत्ते हो जाएंगे 52, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो होते हैं हमारे पास 26, जिसमें से 13 पान के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं। ये आपको पता होगा, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिख रखा है। उसके बाद में हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। कौन कौन से होते हैं वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर लाल रंग के फेस कार्ड निकाल लेंगे। जो पत्ते हमारे लाल रंग के होंगे और वो हमारे फेस कार्ड होंगे, यानी कि वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 6। कौन कौन से होंगे वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से, तो यहाँ पर ये सारी क्या बन जाएंगी, हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि P ब्रैकेट में R यूनियन F बराबर होगा PR प्लस PF माइनस
P ब्रैकेट में R इंटरसेक्शन F, और यहाँ पर हमें P ब्रैकेट में R यूनियन F की वैल्यू को ज्ञात करना है, यानी कि या तो वो हमारा लाल रंग का होगा या फिर वो हमारा फेस कार्ड होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें इन तीन वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी उन्हीं से हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी। तो पहली वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास PR, यानी कि पत्ता कैसा होगा हमारे पास लाल रंग का होगा। तो टोटल हमारे पास परिणाम हो गए 52 और अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 26, तो ये हो जाएगा 26/52। इसी तरीके से हम यहाँ पर PF की वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी कि फेस कार्ड कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि 12 हमारे पास फेस कार्ड होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/52। अब अगला हमने निकाला था कि जो हमारे पास लाल रंग के फेस कार्ड होंगे वो होंगे हमारे पास टोटल 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/52। अब इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे जैसे हमने यहाँ पर रखा है, और इन तीनों का यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 52 और इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो P ब्रैकेट में R यूनियन F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32/52। इसको हम यहाँ पर 4 से काट देंगे, 4 8 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 32, 4 एकम 4 और एक इधर चला जाएगा 4 हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमारे पास प्रायिकता कितनी आ चुकी है 8/13, यानी कि जो हमसे पूछ रखा था कि 52 पत्तों की जो हमारे पास एक गड्डी थी उसको हमने अच्छी तरीके से फाटा और उस गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाला, और वो पत्ता हमारा लाल रंग का होगा या फिर फेस कार्ड होगा, यानी कि P ब्रैकेट में R यूनियन F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/13। तो लाल रंग का पत्ता हो या वो हमारा फेस कार्ड हो, तो उसकी प्रायिकता हमने यहाँ पर निकाल ली है 8/13, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखे हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें यहाँ पर cos ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और tan ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर हमसे sec ब्रैकेट में 2a माइनस 3b की वैल्यू पूछ रखी है, और यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी का मान हमारा कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। तो इस तरीके का आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। इस तरीके के आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है, तो उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ये भी हमारा उसी तरीके से क्वेश्चन होगा जैसे हमने वाले क्वेश्चन करे थे। तो यहाँ पर बस आपको मेथड को अप्लाई करना है, आराम से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, बस आप हर क्वेश्चन के मेथड को ढंग से तैयार कर लेना। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि cos ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर हमें 1/2, और साथ में हमें यहाँ पर tan की वैल्यू भी दे रखी है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1/2 है ये हमारी cos में होती है cos 60 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 60, और यहाँ पर हम इनके कोणों की तुलना कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये हो जाएगी हमारे पास पहली समीकरण। इसी तरीके से दूसरी समीकरण है tan ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होगा 1/√3, तो 1/√3 होती है हमारे पास tan 30 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर तुलना कर यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण हो चुके हैं, प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पर इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर यहाँ से हम a और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें sec 2a माइनस 3b की वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप समीकरण को सॉल्व करना जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण a को समीकरण 2 में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक b प्लस का और एक माइनस का है, ये हमारे आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2a और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90, जिससे हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा 45। किसी भी समीकरण में हम a का मान रखकर b की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 15। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 2a माइनस 3b की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 45 माइनस 3 गुणा 15, 45 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 90 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 45। तो हम यहाँ पर 90 में से 45 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45, यानी कि 2a माइनस 3b की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 45। अब हम यहाँ पर सेक ब्रैकेट में 2a माइनस 3b की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 45, तो इसकी जगह हम 45 रख देंगे, तो सेक 45 का मान कितना होता है हमारे पास √2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में हमसे सेक ब्रैकेट में 2a माइनस 3b की वैल्यू पूछ रखी थी, वो कितनी आ चुकी है हमारे पास √2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेन है आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये आपकी कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके पैटर्न पर आधारित होते हैं, बुक में से नहीं होता है। बस आपको अगर पैटर्न पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। एक क्वेश्चन शायद इसके अथवा में भी दे रखा है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a बराबर होगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर निकालना है। 8वें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं और लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और यहाँ पर ये आया हुआ है, तो बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि इस तरीके को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हम यहाँ पर RHS और LHS वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पर पहले हम LHS वाली वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमें दोनों वैल्यू दे रखी है इसमें हम यहाँ पर मान को रख देंगे, जो हमें यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है, और देख लेंगे कि 45 डिग्री पर दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम एक ही जगह 45 रख देते हैं LHS वाली वैल्यू में। तो यहाँ पर हम पहली वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि साइन है और कॉस है।
साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 होती है। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा LHS बराबर होगा 1/√2 माइनस 1/√2 और अपॉन में यही संख्या हमारे पास प्लस में है तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 प्लस यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। जब हम यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2 और ऊपर बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1। इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास √2 आ जाएगा लेकिन यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 तो यहाँ पर √2 से √2 हम यहाँ पर काट देंगे। ऊपर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है यानी कि जो एलएचएस साइड वाली वैल्यू है इसका मान कितना आया है 0। अब इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी साइड वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक की जगह 45 रख देंगे तो tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 तो इसको भी हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो ये भी हमारा 0 ही आ जाएगा यानी कि दोनों वैल्यू क्या है हमारी आपस में बराबर है और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। तो इस बार आपके मैथ पेपर के हार्ड आने के चांसेस लग रहे हैं। हार्ड का मतलब यह है कि बुक के क्वेश्चन ही आएंगे लेकिन उसमें संख्या चेंज हो सकती है और साथ में पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है। आएंगे आपके बुक के क्वेश्चन पर आधारित ही क्वेश्चंस। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है और उसका सर्वांतर दे रखा है हमें यहाँ पर -4 और हमें यहाँ पर सातवां पद दे रखा है 4 और हमें यहाँ पर इसका पहला पद ज्ञात करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 5वें चैप्टर से भी आपके 2 नंबर में और 4 नंबर में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्वांतर डी दे रखा है उसको नोट कर लेंगे डी बराबर है -4। उसके बाद में हमें यहाँ पर सातवां पद दे रखा है A7 बराबर दे रखा है हमें 4 और हमें यहाँ पर ए की वैल्यू को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख ले। सबसे पहले हम यहाँ पर एनवें पद का फॉर्मूला लिख देंगे an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहाँ पर सातवां पद दे रखा है तो n की जगह पर हम यहाँ पर 7 रख देंगे तो लिख देंगे n बराबर 7 रखने पर तो A7 बराबर हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में 7 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास A7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4 उसको लिख देंगे बराबर a की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर प्लस साथ में से हम यहाँ पर एक को घटा देंगे यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा डी की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर होगा a और यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 चौको जाएगा 24 और वो भी -के। अब ये जो हमारे पास -24 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें a की वैल्यू को निकालना है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 24 बराबर होगा a तो 24 और 4 हो जाएगा 28 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 28 और यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी थी यानी कि प्रथम पद जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं हमारे 5वें चैप्टर से। बस आप सवाल को ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें हमसे क्या पूछ रखा है और हमें यहाँ पर क्या निकालना है। अगर आपने इतना सोच लिया तो आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो चुका है हमारे पास 28 और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है। इन संख्याओं का हमें माध्य निकालना है और साथ में माध्यक निकालना है और सांख्यिकी वाले चैप्टर से आपके इस तरीके के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। लॉन्ग क्वेश्चन में या तो हमसे बहुलक पूछ लेता है या फिर माध्य पूछ लेता है, आता जरूर है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इस साल भी आ सकते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले पॉइंट पे हमसे यहाँ पर पूछ रखा है माध्य। तो माध्य का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। माध्य बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो यहाँ लिख देंगे योग और यहाँ पर आ जाएगा कुल संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जो हमें संख्या दे रखी है इन सबको जोड़ लेंगे यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 16 18 20 और 22 और अपॉन में जितनी संख्याएं होंगी उनको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितनी संख्या हमारे पास है 12। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे और साथ में टोटल संख्याओं को गिन लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर माध्य को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इन संख्याओं का योग आ जाएगा आपके पास 156। आप जोड़कर देख लेना और उसके बाद में टोटल यहाँ पर हमारे पास 12। तो 12 से हम यहाँ पर 156 को काट देंगे 12 के 12 एक बार गया और उसके बाद में यहाँ से हमारे पास कितना होता है 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 यानी कि माध्य कितना होगा हमारे पास 13 होगा। तो ये हमारा पहले वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा वाला पॉइंट पूछ रखा है हमसे माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हम यहाँ पर n/2 वा पद वा n/2 प्लस 1 वा पद इन पद का हम यहाँ पर औसत निकाल लेंगे। जो भी यहाँ पर हमारे पास इनका औसत आएगा वही क्या होगा हमारे पास माध्यक होगा। तो n हमारे पास टोटल कितने हैं 12। तो पहले हम यहाँ पर 12/2 लिख देंगे जिससे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा छठवां पद क्योंकि 2 छम हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि छठा पद हमारे पास कौन सा है 1 2 3 4 5 6 छठा पद है यहाँ पर हमारे पास 12। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर n/2 प्लस 1 पद भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12/2 प्लस 1 तो 12/2 है यहाँ पर हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 7 यानी कि 7वां पद। तो यहाँ तक हमारे पास 6 पद और ये हो जाएगा हमारे पास 7वां पद यानी कि 14। अब 12 और 14 का हम यहाँ पर औसत निकाल लेते हैं। तो 12 और 14 का औसत कैसे निकालेंगे 12
प्लस 14/2 और 12 और 14 हमारे पास हो जाएगा 4 और 2 6 26 हो जाएगा अपॉन 2 2 से हम 26 को काट देंगे 13 बार, यानी कि इसका माध्य भी हमारे पास कितना आ चुका है 13। तो माध्य भी 13 और माध्य भी 13, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट भी कर लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोले रखा है एक लघु व्यवसाय की होने वाली आय रुपए में को बहुपद द्वारा दर्शाया गया है। यदि बेची गई वस्तुओं की संख्या x द्वारा दर्शाई गई हो तो यहाँ पर ज्ञात करना है कितनी वस्तुओं बेचने पर आय शून्य हो जाती है, यह हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपके नए ऐड हुए हैं केस स्टडी टाइप में, या फिर आपकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो ये आपका थ्योरी टाइप में क्वेश्चन है, नहीं केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें उदाहरण को फिट करना पड़ेगा कि कौन सा उदाहरण हम यहाँ पर रखें, इसके लिए आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से एक उदाहरण बना रखा है, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आपके 2 नंबर एग्जाम में कट ही जाएंगे। इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आय के एक बहुपद को ले लिया, आई एक्स बराबर होगा 2x² माइनस 8x प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर हमसे बोले रखा है कि हमारे पास जो आय है उसको हमने एक बहुपद के समीकरण से दर्शा रखा है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, जहां पर आई एक्स हमारे पास आय और x हमारे पास बेची गई वस्तुओं की संख्या, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोल रखा था, इसको हमें x मानना है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बहुपद दे रखी है इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी ये हमारी बेची गई वस्तुओं की संख्या हो जाएगी और उसी संख्या पर आय क्या होगी, हमारी शून्य होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने आपसे आते होंगे कि पहली और लास्ट वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर लिख लेंगे क्या संख्या आएगी, उसके बाद में बीच वाली संख्या की जगह पर ऐसी संख्या को लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो हमने a और c को मल्टीप्लाई कर लिखी है संख्या वो हमारी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे और जो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आपसे द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता होगा इतना मैं मान रहा हूँ, बस आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी x बराबर 1 और एक आएगी x बराबर 3। द्विघात बहुपद ले रखी है इसलिए जो उसके शून्य होंगे वो भी हमारे पास 2 ही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं या तो एक वस्तु या फिर 3 वस्तु बेचने पर जो उसकी आय होगी वो कितनी होती है, शून्य हो जाती है, और हमसे यही पूछ रखा था। आप इसी तरीके से कोई और उदाहरण भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, फ्री में आप पास नहीं हो पाओगे इस बार। यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि p और q बहुपद py बराबर 21y² माइनस y माइनस 2 ये शून्यक है, तो यहाँ पर हमें p प्लस क्यू और p इंटू क्यू की वैल्यू का मान निकालना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि p प्लस क्यू और p इंटू क्यू हमारा क्या है। यहाँ पर हमसे योगफल, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं p प्लस क्यू से, और साथ में गुणनफल जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं p इंटू क्यू से। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल ही ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर जो हमें समीकरण दे रखी है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, पी वाई बराबर हो जाएगा 21y² माइनस y माइनस 2। अब यहाँ से हम a b और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 21, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -1 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर योगफल वाले फॉर्मूले में और गुणनफल वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो योगफल का फॉर्मूला होगा हमारे पास p प्लस क्यू बराबर होगा -b अपॉन a के। तो b की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर -1, एक माइनस हमारे पास वैल्यू है, और b की वैल्यू आई है -1 अपॉन a की वैल्यू आई है यहाँ पर 21। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/21। ये हो जाएगा हमारे पास पहले वाले पॉइंट का आंसर। दूसरे में पूछ रखा है p इंटू क्यू की वैल्यू, फॉर्मूला लिख देंगे कि p इंटू क्यू बराबर होगा c अपॉन a के। c की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -2 और a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 21। तो p इंटू क्यू की वैल्यू आ चुकी है -2/21। तो ये हो जाएगा हमारा गुणनफल, और इन दोनों की वैल्यू को हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना, आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ से इसके सोल्यूशन को हाथों हाथ नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण दे रखा है 90 डिग्री, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त है और ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास एक त्रिज्याखंड, ये जो बना हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पर हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो भाग है इसका हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस पूरे भाग का, और उसके बाद में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टोटल वाले में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास
संगत वृत्तखंड का यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, उसको लिख लेंगे। कोण दे रखा है यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, उसको लिख लेंगे। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिख रखा है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो दोनों के क्षेत्रफल के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। यहाँ पर जो हमारे पास त्रिज्या दे रखी है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एक कर दोनों की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिज्या खंड की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90, तो हो जाएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। 9 का 9 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर 22/7 है, 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 156। इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल निकाले तो वहां पर स्क्वायर जरूर लगा करके आए। मीटर है तो मीटर लगाए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाए, वरना आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर इसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि आएगा हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है। अब टोटल वाले में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे पास संगत एरिया है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, टोटल में से यानी कि त्रिज्या खंड में से घटा देंगे हम ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो टोटल एरिया आया था हमारे पास 154, ट्रायंगल वाले का आया था हमारे पास 98। तो 154 में से हम यहाँ पर 98 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास छायांकित भाग या फिर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें यहाँ पर निकालना था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। और इसके आंसर को आप लास्ट में इस तरीके से भी लिख करके आ जाना कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तभी आप उसको आगे कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कमेंट कर जरूर बता देना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है 36 मीटर है। तो हमें यहाँ पर बगीचे की बीमाएं ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मैं 2 कंडीशन दे रखी है एक ही लाइन में, इसका हम यूज कर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसके सोल्यूशन में, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि माना बगीचे की चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास x मीटर और जो हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 मीटर। और अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्ध परिमाप कितना है हमारे पास 36 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई के। तो अर्ध परिमाप जैसे मैंने बताया था 36 दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी कि x प्लस 4 प्लस x बराबर कितना होगा 36। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4 बराबर 36। यहाँ पर जो हमारे पास प्लस का 4 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, हमारे पास माइनस का हो जाएगा 2x बराबर 36 माइनस 4। तो 2x बराबर हो जाएगा 32, x बराबर हो जाएगा 32/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 मीटर। तो यहाँ पर x हमने किसे माना था, चौड़ाई को। तो चौड़ाई यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हम लंबाई को भी निकाल लेते हैं। लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 4 अधिक होगी। तो यहाँ पर x प्लस 4 में 16 प्लस 4 हो जाएगा, लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई की ज्ञात करनी थी। तो लंबाई आ चुकी है हमारे पास 20 मीटर और चौड़ाई आ चुकी है हमारे पास 16 मीटर। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग ये क्वेश्चन भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि 4 नंबर में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उससे समीकरण बनाना आना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि 5√3 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखते हुए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका उपयोग करते हुए यहाँ पर हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। अभी तक आपने जितने भी तरीके के क्वेश्चंस करे होंगे तो उन क्वेश्चंस में आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा होगा। जब भी कह रहा हूँ कि आप ढंग से तैयारी करके जाना इस साल। और यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है और यहाँ पर हमें दे रखा है कि √3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जितने भी क्वेश्चन आपने करे होंगे वो सारे हमारे यहाँ तक ही थे बस। तो कैसे करेंगे, सेम आपका इसका वही तरीका होगा, बस आप तरीके पर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है उसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या और उसको हम p/2 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं होगा। तो ये हमारे पास संख्या दे रखी है 5√3 प्लस 2 बराबर होगा p/2, जहां पर p और q क्या होंगे हमारे पास पूर्णांक होंगे। अब यहाँ पर हम किसी भी तरीके से √3 को एक साइड में छोड़ देंगे, बाकी सभी वैल्यू को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो 5√3 बराबर p/2 माइनस 2। अब ये जो हमारे पास 5 है इसको भी हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम ये जो 5 है इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी कि √3 बराबर होगा p माइनस
2q अपॉन 5q। अब यहाँ पर हमारे पास p और q क्या है, पूर्णांक है। अगर ये हमारे पास पूर्णांक होंगे तो ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है तो अपॉन 5q, ये भी क्या होगी हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। और ये संख्या हमारी किसके बराबर है, √3 के। तो √3 भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है √3 क्या है, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये हमारा विरोधाभास हुआ है कि 5√3 प्लस 2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी गलती थी, यानी कि 5√3 प्लस 2 ये क्या होगी हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके के, क्योंकि थ्योरी सब में सेम होती है, बस ये बीच में जो कैलकुलेशन है ये सबकी अलग अलग होती है, जैसे हमें संख्या दे रखी होती है। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें हाथों हाथ। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन हमारे 8वें चैप्टर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तो आपने देख भी रखा होगा, और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हर साल रिपीट होता रहता है, इस साल के लिए भी हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपके सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है। तो इसको आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। लेकिन ये जो हमें दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा ये नया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। अगर हम इन वैल्यूज का यूज कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें cos x a की वैल्यू जो दे रखी है x प्लस 1/x, तो यहाँ पर हमारे पास cos x a की वैल्यू होगी x प्लस 1/4x, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी cos a प्लस cot a की, वो आएगी हमारे पास 2x और 1/2x, यहाँ पर भी हमारे पास 2x होगा। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है अगर जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, जो भी चेक करोगा इस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। तो अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं एलएचएस वाली वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है sec a बराबर होगा 1/cos a के, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a का, जो कि हमारे पास होता है sin a अपॉन cos a के। अब इन दोनों फॉर्मूलों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है sec a, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos a, ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। sec a है, यहाँ पर हो जाएगा 1/cos a प्लस tan a है, यहाँ पर हो जाएगा sin a अपॉन cos a। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस sin a अपॉन cos a, और यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे cos a, तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos a, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस sin a, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस दे रखा है। उसके बाद में हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होगा a माइनस बी a प्लस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, a का होल स्क्वायर करेंगे a की हो जाएगा, माइनस sin a का होल स्क्वायर करेंगे हो जाएगा sin स्क्वायर a, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, जो कि हमारे पास होता है cos स्क्वायर a। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1। यहाँ से हम cos स्क्वायर a की वैल्यू को निकाल लेंगे, sin स्क्वायर a को दूसरी साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, जिससे हम इसको काट देंगे एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 1, जो कि हमारी थी आरएचएस वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पर एलएचएस को लेट करते हुए चले और आरएचएस वाली हमने यहाँ पर वैल्यू को प्रूव कर दिया। यहाँ पर इतने से क्वेश्चन में इतने सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट होता रहता है, और बार बार सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर सही कर आना, यहाँ से आप नोट कर लें। अब इसके अथवा में जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है इसको भी मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर होगा 1। इस फॉर्मूले का यूज कर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम cot स्क्वायर a की वैल्यू को निकाल लेंगे, cot को हम दूसरी साइड ले जाएंगे और एक को हम इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि cos a की वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, नीचे हम यहाँ पर 4 भी लिख देंगे। तो यहाँ पर cot स्क्वायर a बराबर होगा x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ऊपर बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको हमने यहाँ पर खोल दिया है, और माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है। cot स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम 2 से 4 को काट देंगे 2 बार, और x से x को काट देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास प्लस 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/16x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 है और यहाँ पर है हमारे पास प्लस का आधा, तो हम यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का आधा। तो cot स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/16x स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। आप इसको खोल करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा। a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास यहाँ पर तीसरी वाली लाइन में आई हुई है, लेकिन ये हमारी माइनस में है क्योंकि यहाँ पर आ चुका है हमारे पास माइनस का 1/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको अंडर रूट में भेज देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर था वो हमारा हट जाएगा, और साथ में यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि cot a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। तो यहाँ से हम दो केस बना लेंगे, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में हम यहाँ पर cot a की वैल्यू को प्लस में लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर cos a प्लस cot a बराबर होगा 2x या फिर 1/2x के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले केस में हम यहाँ पर प्लस में वैल्यू ले रहे हैं। cos a की वैल्यू थी x प्लस 1/4x प्लस cot a की वैल्यू प्लस में लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी x माइनस 4x।
एक्स से हम यहाँ पर 1/4x से 1/4x काट देंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, एक्स और एक्स हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2x। तो पहली वाली जो कंडीशन थी वो हमारे पास प्रूफ हो चुकी है कि cosec a प्लस 40 बराबर होगा 2x के। अब दूसरी वाली कंडीशन में हम यहाँ पर वैल्यू को ले लेंगे माइनस वाली, तो यहाँ पर है प्लस, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस का ही रहेगा। तो एक हमारे पास x प्लस का एक माइनस का, ये हमारे पास कट जाएंगे, ये हमारे पास सेम संख्या है तो ये हो जाएगा 2/4x। 2 से हम यहाँ पर 4 को काट देंगे 2 बार, तो यहाँ पर हमारे पास cosec a प्लस 40 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/2x। और यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। बढ़िया क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। आप यहाँ पर देख लें 8वें चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं लेकिन पूछने का तरीका हर बार नया रहा है, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अब ये हमारे इसका 17वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे रखा है, आप अपने बुक में से इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। दोनों क्वेश्चन हमारे डिफरेंट है एक ही क्वेश्चन लेकिन यहाँ पर हमसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है एक छात्र के घर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर है और उसके कॉलेज ए ब्रैकेट में 2,-5 और नाई की दुकान बी पॉइंट पर है माइनस के 2,9 से समदूरस्थ है। तो हमें यहाँ पर एक्स अक्ष पर उस छात्र के घर के निर्देशांक ज्ञात करना है। इस तरीके का आपकी बुक में क्वेश्चन है, आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि इसमें हमसे क्या पूछ रखा है। हमारे पास 2 पॉइंट है ए और पी, ए पॉइंट पर है उसका स्कूल और बी पॉइंट पर है नाई की दुकान। इस पॉइंट पर उसका घर होगा, उसके क्या निर्देशांक होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है और उसका घर यहाँ पर हमारे पास है एक्स अक्ष पर, तो P इसको हम यहाँ पर मान लेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास इसके निर्देशांक होंगे एक्स अक्ष पर तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे लेकिन एक्स अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे AP को, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे VP को, फिर दोनों वैल्यूज को आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि हमसे बोल रखा है कि जहां पर उसका घर स्थित है वहां से स्कूल और उसी पॉइंट से नाई की दुकान क्या है समदूरस्थ समान दूरी पर है, तो इन दोनों दूरियों को लास्ट में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, इसलिए P पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x, 0। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट हो जाएंगे A B और इसको मान लेंगे हम P। जब भी आप समदूरस्थ वाले इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपके पास 3 पॉइंट हो तो उस निर्देशांक को कैसे माने जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपके पास पहला पॉइंट होगा उसको मान लेना x2 y2, ऐसे जो आपके पास लास्ट पॉइंट होगा उसको भी मान लेना x2 y2 क्योंकि इनकी कैलकुलेशन तो हम अलग अलग करेंगे, और जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको मान लेना x1 और y1। आराम से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर AP की दूरी को निकाल लेते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस x1 हो जाएगा x प्लस y2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस के 5 और y1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0। सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास AP की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20, और कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो AP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। बहुत आसान कैलकुलेशन है, आराम से आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर हम BP की वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसमें भी यहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 2 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी x प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 0। आराम से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25। अब हमसे बोल रखा है कि दोनों क्या है समदूरस्थ है तो दोनों को बराबर कर देंगे और यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर जिससे हमारे पास अंडर रूट हट जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, दोनों साइड में है। उसके बाद में x वाले पद अलग अलग है, इसको हम एक साइड में ले लेंगे। ये हमारे पास प्लस का 4x है, इसको हम दूसरी साइड में ले आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास 85 में से यहाँ पर हम 29 को घटा देंगे दूसरी तरफ ले जाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 8x बराबर होगा 56। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है, तो ये जो हमारे पास माइनस का 8 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस के 8। 8 से हम यहाँ पर 56 काट देंगे 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 7। तो यानी कि जो हमारे पास बिंदु है x, 0 इसके निर्देशांक कितने होंगे माइनस के 7, 0। तो माइनस के 7, 0 पर उस छात्र के घर के निर्देशांक होंगे जो हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं। और आपकी बुक में ये क्वेश्चन बस यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक होने वाला है आपकी बुक में, लेकिन यहाँ पर हमें अलग क्वेश्चन बनाकर दे रखा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें 2026 के एग्जाम के लिए। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है आपका केस स्टडी टाइप में। जैसे आपका भी आगे भी क्वेश्चन आया था वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन है केस स्टडी टाइप में, नया क्वेश्चन आपका ये ऐड हुआ है। तो इसमें हमसे यहाँ पर 3 पॉइंट पूछ रखे हैं, कैसे करेंगे हम पहले यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है विजय अपने घर के पास एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है, इसे हल करने के लिए वह समरूप त्रिभुज के गुणों का उपयोग करता है। विजय के घर की ऊंचाई हमें दे रखी है 20 मीटर और यह जमीन पर 10 मीटर लंबाई की छाया बनाता है, यानी कि परछाई बनती है उस घर की। उसी समय टावर की जो परछाई होती है वो बनती है हमारे पास 50 मीटर। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट पूछ रखे हैं, ये तीनों पॉइंट हमें ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। पहला ये विजय का घर है, तो ये हो गई हमारे पास घर की परछाई जो कि हमारे पास 10 मीटर दूर बनती है। घर की ऊंचाई हमें दे रखी है 20 मीटर, जिसको मान लेंगे हम
कैपिटल एच स्मॉल एच यानी कि ऊंचाई है हाउस की, उसके बाद में हम यहाँ पर एस एच मान लेंगे, शेडो है हाउस की। तो ये हमारे पास हो जाएगा विजय के घर का डायग्राम। इसी तरीके से हमारे पास एक टावर है, टावर की परछाई हमें यहाँ पर दे रखी है 50 मीटर बनती है, तो इसको मान लेंगे एस टी, टावर की शेडो। तो यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एच टी की वैल्यू में यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप एग्जाम में डायग्राम बना लेना, आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि विजय का घर, उसके बाद में हमसे इसके दूसरे पॉइंट में दे रखा है यदि विजय का घर एक अलग समय पर 12 मीटर की छाया डालता है, उसी समय पर टावर की भी हमें छाया ज्ञात करनी है। फिर इसके दूसरे पॉइंट में बोल रखा है कि ये जो हमारे पास 10 मीटर दे रखी है वैल्यू, ये 10 से कितनी हो जाएगी 12, तब हमें यहाँ पर इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कि हमें 50 दे रखी है। तो हमारी फिर क्या होगी, हो जाएगा दूसरा पॉइंट। पॉइंटों को ध्यान रखना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर समझाऊंगा इनके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे बोल रखा है अगर टावर की लंबाई 40 मीटर हो जाती है तो उसी क्षण जो हमारे पास विजय के घर की छाया है वो कितनी होगी। तो हमें यहाँ पर टावर की छाया को फिर तीसरे पॉइंट में 40 मीटर करना है और यहाँ पर हमें विजय के घर की छाया को निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर आते हैं, तो इनको मैं यहाँ पर आपको एक एक करके समझा देता हूँ और यहाँ से आप चित्र को जरूर नोट कर लेना, तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला पॉइंट का आंसर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि हमें यहाँ पर समरूप त्रिभुज का उपयोग करना है, तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कैपिटल एच एच अपॉन एस एच बराबर होगा एच टी अपॉन एच टी के। और इन सभी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से हम एच टी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एच टी बराबर होगा 2 गुणा 50, यानी कि टावर की ऊंचाई आ चुकी है हमारे पास 100 मीटर। तो ये तो हो गया हमारे जो ए वाला पॉइंट था उसका आंसर। अब यहाँ से हमारा बी वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे बोल रखा था कि जो हमारे पास विजय के घर की छाया थी वो हमारी 12 मीटर है। अब हमें यहाँ पर टावर की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि एस टी की वैल्यू को, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, एच टी की वैल्यू हमारे पास आ गई एस एच टू, यानी कि जो हमें दूसरी वैल्यू दे रखी है वो हो जाएगी हमारे पास 12 मीटर। तब हमें यहाँ पर एच टी की वैल्यू को ज्ञात करना है। सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और अब हम यहाँ पर एस टी टू की वैल्यू को निकालेंगे। सिंपल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एस टी टू बराबर हो जाएगा 100 गुणा 12 अपॉन 20, 20 से हम यहाँ पर 100 काट देंगे 5 बार, 5 के हम 12 से गुणा कर देंगे तो 12 पंजे हो जाएगा 60। तो एस टी टू की वैल्यू हो जाएगी 60। ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे वाले पॉइंट का आंसर, जिसमें हमसे यहाँ पर टावर की छाया की लंबाई पूछ रखी थी, वो हो जाएगी हमारे पास 60 मीटर। अब देखते हैं इसके तीसरे वाले पॉइंट को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमसे बोल रखा था यदि हम टावर की छाया की लंबाई को 40 मीटर कर दें, तब जो हमारे पास विजय का घर है उसकी छाया कितनी होगी, यानी कि एस एच थ्री की वैल्यू में यहाँ पर निकालनी है। त्रिभुज के समानुपाती नियम का उपयोग कर फॉर्मूला लगा देंगे, सभी वैल्यू को रखकर यहाँ से हम एस एच थ्री की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर। तो तीनों पॉइंटों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको निकलवा दिया है। लास्ट में आप इन तीनों पॉइंटों के आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या पता आपका यही क्वेश्चन इस साल आ जाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए और इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो सीबीएसई बोर्ड वाली बुक्स है RS अग्रवाल उसमें मिल जाएंगे, तो उन बुक्स को आप जरूर देख लेना इस साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर भी हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक 2 अंकीय संख्या उसके अंकों के योग का 7 गुना है तथा उसके अंकों के गुणनफल के 5 गुने से 2 अधिक है, तो वह संख्या में यहाँ पर ज्ञात करनी है। अगर आप अपनी बुक में ढूंढोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके के हमारी बुक में 2 से 3 क्वेश्चन दे रखा है, तो उन्हीं क्वेश्चन पर आधारित ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे और इसका आंसर हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी हमारे पास 2 अंकीय संख्या हो उसमें एक हमारा इकाई अंक होता है और एक हमारा ढाई अंक होता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को मान लेंगे। ढाई अंक कौन सा है और इकाई अंक कौन सा है वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो ढाई अंक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास x और इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास y। तो इस सम संख्या को बना लेंगे, इकाई में 1 से गुणा होती है, ढाई में 10 से गुणा होती है। तो यहाँ पर पहले हम इकाई अंक रख देंगे y, ढाई अंक आ जाएगा हमारे पास x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। ये बन जाएगी हमारे पास संख्या। अब पहली शर्त जो मैं क्वेश्चन में दे रखी है उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक समीकरण बना लेते हैं। 2 अंकीय संख्या उसके अंकों के योग का 7 गुना है, यानी कि जो हमारे पास संख्या है अगर हम उन दोनों संख्याओं का योग कर दें, यानी कि इकाई वाली भी और ढाई वाली भी, तो उसका कितना गुना हो जाती है 7 गुना। तो सिंपल 7 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y बराबर होगा 7x प्लस 7y। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर समीकरण बना लेते हैं। 10x माइनस यहाँ से 7x दूसरा चला जाएगा बराबर 7y माइनस y, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर होगा 6y के। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2y। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरी हमें समीकरण दे रखी थी कि संख्या अंकों के गुणनफल के 5 गुने से 2 अधिक है, यानी कि जो हमारे पास ये संख्या है इस संख्या में जो हमारे पास अंक है इकाई और ढाई के, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे 5 गुना से 2 अधिक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर यहाँ पर हम समीकरण बना लेंगे। तो ये बन जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और यहाँ पर सॉल्व कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास y की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा y बराबर 2
और एक आएगा y बराबर 1/10। तो जो हमारे पास y की दूसरी वाली वैल्यू आई है 1/10, ये क्या हो जाएगी हमारे पास अमान्य हो जाएगी। तो y बराबर 2 हम लेट कर लेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखकर यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास 4। तो इससे हम संख्या को प्राप्त कर लेंगे कि 10x प्लस y, x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 2, तो 10 के हम 4 से गुणा करेंगे, 40 प्लस 2, तो संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 42। तो हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी थी, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी भी कंडीशन को यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। इसमें हमसे बोला था कि अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें और उसके साथ से गुणा करें तब भी हमारे पास यही संख्या प्राप्त होगी। तो दो संख्या हमारे पास 4 और 2, दोनों को जोड़ देंगे 6 आएगा और 7 से गुणा कर देंगे, 6 7 हो जाएगा 42, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उसका 7 गुना है। तो वो बात सही है, यानी कि जो हमारा आंसर आया है ये हमारा सही आया है। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और पहले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। मेरे हिसाब से तो आप पहले वाले क्वेश्चन करके आए, इसमें आप गलती भी कर आ सकते हैं समीकरण को सोल्व करने में। इसमें हमसे बोल रखा है कि p के किस मान के लिए ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। साथ ही इस प्रकार प्राप्त समीकरण के हमें यहाँ पर मूल भी ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के भी आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपने जो पढ़ रखा होगा उसी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बोल रखा है कि मूल हमारे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो इसके हमारे पास एक कंडीशन होती है कि d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर हमारे पास मूल बराबर है और वास्तविक है तो d का मान हमारा क्या होता है, शून्य होता है। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन का यूज करेंगे और यहाँ पर जो मैं समीकरण दे रखी है यहाँ से हम a b c की वैल्यू को निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p प्लस 4, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के p प्लस 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर इस कंडीशन में रखकर बराबर 0 कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इसको सॉल्व कर यहाँ से हम p की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास p की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी p बराबर 5 और एक आएगी यहाँ पर माइनस के 3। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू तो निकालनी थी और उसके साथ में हमें यहाँ पर मूल भी ज्ञात करने थे। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये पार्ट हमारा हट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के b अपॉन 2a और इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को रखते रहेंगे जिससे हमारे पास x की वैल्यू में प्राप्त होती रहेगी। तो हमें यहाँ पर मूल्य ज्ञात करने थे, तो हमने p का मान निकालकर p बराबर 5 के लिए भी और p बराबर -3 के लिए भी हमने यहाँ पर मूल निकाल दिए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर आपको a और b के मान निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है यहाँ पर आप p के मान को रखते रहना। जब 5 रखे तो 5 रख देना, -3 के लिए निकाले तो -3 रख देना। इसी तरीके से b में भी रखकर यहाँ पर आप a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पर आसान कैलकुलेशन है जो कि मैंने यहाँ पर करवा रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है और लगभग हर साल ही आते रहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। यहाँ पर हमें एक सारणी बना करके दे रखी है जहां पर हमसे बहुलक वर्ग और बहुलक निकालने के लिए बोल रखा है 6 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बताना मैं आपको भूल गया था। एनालिसिस वीडियो मैंने आपको समझा रखा है। तो यहाँ पर 6 नंबर वाले क्वेश्चन पहले भी आते थे, आपके बीच में हट गए थे। तो यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंटों के आंसर को कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बहुलक वर्ग पहचानने के लिए हमें यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है, जो कि हमें दे रखी है यहाँ पर 30 और वो दे रखी है हमें 50 और 60 वाले वर्ग अंतराल में, यानी कि बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 50-60। ये पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। दूसरे में हमसे पूछ रखा है बहुलक, तो बहुलक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर होगा L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो बहुलक निकालने के लिए हमें यहाँ पर इन सभी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुलक वर्ग में यहाँ पर दे रखा है 50-60, जिससे यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी और f1 की वैल्यू आ जाएगी। तो f1 से ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारे पास f0 की और f1 से नीचे वाली वैल्यू होती है हमारे पास f2 की। तो f0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 20 और साथ में f2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 18 और जो हमारे पास h है यानी कि अंतर कितना है यहाँ पर 10 का अंतर है। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। सिंपल इन सभी की वैल्यू को हम इस बहुलक के फॉर्मूले में रखकर यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे और इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 54.55। ये हो जाएगा हमारा बहुलक, जो कि हमारा 50 और 60 के बीच में ही आ रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर है ये हमारा सही आ रहा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर को जांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते ही हैं, तो आप तैयार कर रख लें इनको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और ये हमारी बुक का एक एग्जाम्पल है। इसका आयतन ज्ञात करना है। ये जो मैं यहाँ पर शेड दे रखा है इसमें हमारे पास कितना आयतन होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे और आराम से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये भी आप ध्यान रखें कि एग्जाम्पल भी आपकी पेपर में आ सकता है, एग्जाम्पल को बिल्कुल ना छोड़े। तो यहाँ पर हम एक अर्ध बेलन दे रखा है ऊपर की साइड में और यहाँ पर जो मैं दे रखा है ये दे रखा है हमें घनाभ। तो यहाँ पर हम घनाभ का आयतन लगाएंगे और आधे बेलन का आयतन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रखा है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। शांता एक शेड में एक उद्योग चलाती है जो एक घनाभ के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है।
यही शेड का आधार 7 मीटर गुणा 15 मीटर है। तो हमें यहाँ पर, और घनाभ वाले बॉक्स की ऊंचाई हमें दे रखी है 8 मीटर। तो शेड में समा सकने वाली हमें यहाँ पर हवा का आयतन बताना है कि इस शेड में कितनी हवा हमारी आ सकती है पूरे शेड में। और साथ में मान लीजिए कि शेड में मशीन कुल 300 मीटर क्यूब जगह घेरती है और 20 श्रमिक हैं, जिनमें से प्रत्येक औसतन लगभग 0.08 मीटर क्यूब जगह घेरता है। तो शेड में हवा का आयतन क्या होगा वो हमें बताना है। कंडीशन हमें यहाँ पर दे रखी है। तो पहले हम यहाँ पर कुल आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद में जो हमारे पास मशीन है और श्रमिक है उनका भी आयतन निकाल लेंगे। फिर खुले वाले में से हम मशीन और श्रमिक वाले को घटा देंगे। आराम से हमारे इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि शेड के अंदर हवा का आयतन ये हम जब निकाल रहे हैं जब वहां पर ना ही मशीन है और ना ही व्यक्ति है। जनाब के अंदर की हवा और अर्धबेलन के अंदर की हवा के आयतनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी जनाब की, और साथ में अर्धबेलन का व्यास और ऊंचाई हमें सब दे रखी है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास भाग दे रखा है इसका आयतन निकाल लेंगे। टोटल है हमारे पास घनाभ का आयतन प्लस 1/2 बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, उसको लगा देंगे, और बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, और 1/2 हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1128.75 मीटर की क्यूब। यह आ चुका है हमारे पास टोटल का। अब इसको हम कैसे करेंगे आगे, सबसे पहले यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मशीन द्वारा घेरा गया स्थान है 300 मीटर की क्यूब, और उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान 20 गुणा जो हमें यहाँ पर घनत्व दे रखा है औसतन, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.08 मीटर की क्यूब, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 1.6 मीटर की क्यूब। अब हम यहाँ पर इस शेड में हवा का आयतन निकाल रहे हैं जब इसमें श्रमिक भी है और साथ में मशीन भी है। तो वो जाएगा, टोटल हमने यहाँ पर निकाल लिया था, माइनस कर देंगे जो हमारे पास श्रमिक और मशीन वाला था। मशीन का था इतना और श्रमिक का भी हमने निकाल दिया। इन दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल में से घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास का आंसर आ जाएगा 827.15 मीटर की क्यूब शेड में हवा का आयतन होगा। यही हमें यहाँ पर बताना था जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आयतन वाला भी आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हाथ नोट भी कर लेना। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ये भी आपकी बुक में से क्वेश्चन पूछा गया है, शायद ये आपका दूसरा एग्जांपल है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमसे अलग तरीके से पूछ रखा है। सबसे पहले यहाँ पर हमें आधारभूत अनुपातिकत तिरमे का हमें यहाँ पर विलोम लिखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर PF अपॉन FC इसका मान हमें यहाँ पर याद करना है। जबकि हमें यहाँ पर दे रखा है कि AB समांतर है EF समांतर है DC, और यहाँ पर हमें AB अपॉन DB की वैल्यू दे रखी है 2/3, और यहाँ पर हमें AB बराबर भी दे रखा है और DC बराबर भी दे रखा है। तो हमें यहाँ पर EF की लंबाई को याद करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है इसको ध्यान रखना, बाकी मैं आपको सोल्यूशन में समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट में हमसे यहाँ पर बीबीटी का विलोम पूछ रखा था, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी रेखा की क्या होती है, समांतर होती है। इसी का हम यूज कर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा है जो कि यहाँ पर तीनों को विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर भी हमारा बीबीटी का यूज होगा, जिससे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AE अपॉन ED बराबर होगा BF अपॉन FC के, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में BE अपॉन ED की वैल्यू दे रखी है 2/3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो BF अपॉन FC की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और यही हमें यहाँ पर याद करनी थी। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है उसमें हमें प्रूव करना होता है कि AE अपॉन ED बराबर होगा BF अपॉन FC। इसमें आगे भी क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर EF की लंबाई को कैसे याद करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर हम दो त्रिभुजों को लेट करेंगे। पहला त्रिभुज होगा ADC, इसमें हमारे दो त्रिभुज है, एक तो बड़ा वाला है ADC और एक AEG, तो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज का यूज कर हम यहाँ पर EG की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ADC में जो हमारे पास EG है वो समांतर हो जाएगा DC के। तो जो हमारे पास दो त्रिभुज है ये क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात ऐसा होगा, बराबर होगा, यानी कि AG अपॉन DC बराबर होगा AE अपॉन ED के। और जो हमारे पास AD होगा वो हमारा 2 से बना हुआ होगा, AE प्लस ED से उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम यहाँ से EG की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से इस साइड में हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है APC, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो त्रिभुज होंगे, एक हो गया APC बड़ा वाला, दूसरा हो जाएगा GCF या FCG। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से यूज कर यहाँ से भी हम GF की लंबाई को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर EF की वैल्यू को निकालना है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको थोड़ी कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम कैसे नियम लगा रहे हैं, कैसे हम इसको निकाल रहे हैं। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, आपका एग्जाम्पल है लेकिन अलग तरीके से यहाँ पर हमसे पूछ रखा है। अब ये हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें मैं यहाँ पर चॉइस दे रखी है लॉन्ग क्वेश्चन में, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 6 नंबर में आया हुआ है, और यहाँ पर हमसे बोल रखा है दो प्रेक्षक A और B एक टावर से विपरीत किनारों पर खड़े हैं। A और B से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि A B के बीच की दूरी 100 मीटर है तो टावर की ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इससे आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक टावर है हमारे पास CD, जिसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, जो कि हमने यहाँ पर H मान रखी है। टावर से विपरीत दिशा में एक प्रेक्षक है A और एक प्रेक्षक है हमारे पास B। A ने और B ने देखा, एक का उन्नयन कोण है 30 और एक का कोण है 45 और दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी है 100 मीटर। तो हम यहाँ पर टावर से प्रेक्षक A की दूरी को मान लेंगे x और टावर से प्रेक्षक B की दूरी को मान लेंगे y, और यहाँ पर हम किसी भी तरीके से h की वैल्यू को निकाल लेंगे, इतना हमें यहाँ पर करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक समीकरण बनाएंगे ADC से और दूसरी समीकरण बनाएंगे हम यहाँ पर BDC से, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर हमारे पास दोनों से समीकरण बनाकर फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी मैं आपको इसके सोल्यूशन में समझा देता हूँ। जो हमने माना है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि ऊंचाई है h, टावर से प्रेक्षक A की दूरी है x मीटर और प्रेक्षक B की दूरी है y मीटर, और हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 100 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास पहली समीकरण बन जाएगी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 100 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, x प्लस वाई हो गया 100 मीटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमें त्रिभुज दे रखा है इनसे हम समीकरण बना लेते हैं। पहली समीकरण हो जाएगी हमारे पास त्रिभुज ADC में, तो यहाँ पर जो हमारे पास tan 30 होगा, यानी कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा हमारे पास x, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ से हम चुपके से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा h अपॉन tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3, तो ये घूमकर हमारा ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी h √3। इसी तरीके से हम दूसरे वाले त्रिभुज से भी एक समीकरण बना लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 होगा h अपॉन y के, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर हो जाएगा h अपॉन tan 45 के। tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास h। तो अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 100 में, तो x की वैल्यू आ चुकी है h √3 प्लस y की वैल्यू आ चुकी है h बराबर 100। अब इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब इन दोनों में से हम यहाँ पर h को कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस 1 बराबर 100, तो h की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन √ में 3 प्लस 1। अब इसको हम यहाँ पर कैसे सोल्व करें, यहाँ पर हमें हर में दे रखा है √3, तो हर में कभी भी हमारे पास √ वाली संख्या नहीं होती है, तो सिंपल हम यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर हमें प्लस दे रखा है, तो माइनस वाली संख्या से यहाँ पर परिमेयकरण हो जाएगा और सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h बराबर होगा 50 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, और जो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 36.6 मीटर, यानी कि जो हमारे पास टावर होगा इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 36.6 मीटर। और हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके के, बस आपको क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया फिर तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाना भी सीख लें। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बता रखा है, इसके अथवा में भी हमें नवे चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, तो वही मैं आपको आगे करवा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह में इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, जिसमें हमसे बोल रखा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद की ओर जाता है। मीनार के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो एक समान गति से मीनार के पाद की ओर आ रहा है। 6 सेकंड पश्चात जो कार का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री पाया गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास कोई मीनार है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर है हमारे पास कार बी पॉइंट पर, तो उस व्यक्ति ने मीनार के ऊपर से कार को पहले देखा, तो तब उसका जो अवनमन कोण था वो कितना था हमारे पास 30 डिग्री। लेकिन उसके 6 सेकंड बाद में जब कार थोड़ी आगे पहुंच गई, तो उसने जब अवनमन कोण देखा तो वो हो गया हमारा 60 डिग्री। तो सी पॉइंट से मीनार तक पहुंचने में यानी कि सी क्यू की हमें यहाँ पर लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों का यूज कर यहाँ पर हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज लगाएंगे बी क्यू ओ को, उसके बाद में जो दूसरा वाला त्रिभुज है छोटा वाला, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। आराम से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो हमने सब यहाँ पर चित्र में रचना करी है, लिखा है, उसको हम यहाँ पर थ्योरी बेस में लिख देंगे। आराम से आप इसको यहाँ से लिख देना। और ये जो हमारे ऊपर वाले कोण होते हैं ये अवनमन कोण होता है और नीचे वाले कोण होते हैं हमारे उन्नयन कोण। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ओ क्यू पी में, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू और आधार हो जाएगा हमारे पास बी क्यू। तो उनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3, ओ क्यू बराबर होगा बी क्यू के। यहाँ से हम बी क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी बी क्यू बराबर होगा √3 ओ क्यू। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया था दूसरा समकोण त्रिभुज भी है ओ क्यू सी, उसमें भी हम यहाँ पर tan 60 बराबर हो जाएगा ओ क्यू अपॉन सी क्यू। tan 60 की वैल्यू होती है यहाँ पर हमारे पास √3, तो √3 बराबर हो जाएगा ओ क्यू अपॉन सी क्यू के। तो यहाँ से हम सी क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आएगी 1/√3 ओ क्यू। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से हम क्या कर रहे हैं, इसे भाग कर रहे हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को। तो बी क्यू अपॉन हो जाएगा सी क्यू बराबर दूसरी वैल्यू है √3 अपॉन 1/√3 ओ क्यू। ओ क्यू से हम यहाँ पर ओ क्यू को काट देंगे और ये जो हमारे पास √3 है ये घूमकर हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ब्रैकेट में हो जाएगा √3 गुणा 3, एक हमारा बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि बी क्यू बराबर हो जाएगा 3 सी क्यू के। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब मैं एक बार आपको चित्र दोबारा दिखा देता हूँ।
ये जो हमारे पास चित्र था, इसमें जो हमारे पास टोटल दूरी है PQ, ये हमारी किससे बनी है, BC प्लस CQ से। तो इसी का हम यहाँ पर यूज कर यहाँ से CQ की वैल्यू को निकालेंगे। तो CQ बराबर हो जाएगा BQ माइनस BC से। इसका हम यहाँ पर यूज कर देंगे। जो हमने यहाँ पर BQ की वैल्यू निकाली है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर जो हमने BQ की वैल्यू निकाली है 3CQ, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास CQ, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो 3CQ में से 1CQ घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2CQ बराबर होगा BC के। तो CQ बराबर होगा 1/2 BC के। और BC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि हमारे पास है 6 सेकंड। तो 1/2 इंटू में आ जाएगा 6 सेकंड। 2 से हम यहाँ पर 6 को काट देंगे 3 बार। हमें यही बताना था कि कार को उस पॉइंट से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो वो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस मैंने आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम पेपर में बना हुआ नहीं आएगा, बस पेपर में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 1 था, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे और पूरा सोल्यूशन आपने यहाँ पर देख लिया होगा। सोल्यूशन को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपकी बुक से बाहर से पूछे गए हैं। पैटर्न आपके सेम है, बस उस पैटर्न पर आधारित ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर आपको पैटर्न पता होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आप सोचें कि मैं 4 क्वेश्चन का रट्टा मार लूं और उसको कर आ जाऊं, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न आपका बिल्कुल CBSE वाला हो चुका है, इसलिए अगर आप पढ़ करके जाएंगे ढंग से तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और तभी आप पास हो पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर पहले ही बता देता हूं। और अब इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो आती रहेंगी, टेंशन बिल्कुल न ले। बहुत जल्दी सभी सेट्स की सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो जाएंगी चैनल पर। और साथ ही अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप अलग अलग वीडियोस भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को आप एक बार जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, शॉर्ट के या फिर लॉन्ग के। अगर कुछ भी आपके पढ़ा हुआ आ गया तो आराम से आप पास हो जाएंगे। तो आप इसको जरूर पढ़ लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सैंपल पेपर का सोल्यूशन चाहिए। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स के सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।